इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। कोई अच्छी नौकरी करना चाहता है तो कोई अच्छा बिजनेस। मगर एक दूसरे से आगे निकलने की इस रेस में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। आज की ये कहानी भी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार, हमारे चैनल ट्रू स्टोरी लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली के द्वारका में सुरेश जी अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे, जिनमें उनकी पत्नी उर्मिला जी और 12 साल की बेटी प्रिया थी। उनका छोटा सा खुशहाल परिवार था। सुरेश जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उर्मिला जी घर संभालती थी। सुरेश जी की सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी, मगर उन्होंने अपनी बेटी प्रिया का एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में कराया था ताकि वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। इसी तरह दोनों पति पत्नी अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन शाम को जब सुरेश जी काम से घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने सोचा है कि हमें लोन लेकर यह घर बनवा लेना चाहिए। धीरे धीरे पैसे चुकाते रहेंगे। उनकी बात सुनकर उर्मिला जी कुछ सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा कि घर तो बनवाना चाहिए, मगर हम लोन कैसे चुका पाएंगे? हमारे ऊपर तो पहले ही बहुत खर्चे हैं। प्रिया की स्कूल की फीस ही इतनी ज्यादा है और ऊपर से घर का खर्चा। सुरेश जी ने कहा कि अपना घर अब बिल्कुल खंडहर हो चुका है, बनवाना तो पड़ेगा ही ना। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ दिन बाद लोन लेकर सुरेश जी ने अपना घर बनवा लिया और सब लोग खुशी से रहने लगे। मगर आने वाले पल में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। सुरेश जी के परिवार को भी नहीं पता था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। कुछ महीनों बाद रात को ऑफिस से लौटते समय सुरेश जी का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। पूरा परिवार एक ही पल में बुरी तरह से उजड़ जाता है। माँ बेटी अब बिल्कुल अकेली रह गईं। ऐसे हालात में नाते रिश्तेदार सभी मुंह मोड़ लेते हैं। धीरे धीरे किसी तरह उर्मिला जी ने अपनी बेटी और खुद को संभाला। बचे हुए पैसे भी अब खत्म होने लगे थे। उर्मिला जी ने अब नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन कम पढ़ी लिखी होने की वजह से उन्हें कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। बहुत भटकने के बाद उन्हें अपनी एक सहेली की मदद से एक कॉस्मेटिक्स की दुकान पर 10,000 रुपये महीने की नौकरी मिल जाती है। उर्मिला जी बहुत परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि 8,000 रुपये तो प्रिया की स्कूल की फीस है, केवल 10,000 में सब कुछ कैसे हो पाएगा? 2 महीने से लोन की किश्त भी नहीं दी है, पता नहीं अब क्या होगा। उर्मिला जी मेहनत करके किसी तरह घर संभालने लगती हैं, मगर कुछ दिन बाद लोन के पैसे ना देने की वजह से बैंक से नोटिस आने लगते हैं और कुछ दिन बाद बैंक की तरफ से उनका घर सील कर दिया जाता है। उर्मिला जी बहुत टूट जाती हैं। उन्हें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो प्रिया को लेकर वहां से दूर एक बस्ती में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगती हैं। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। एक दिन प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मेरा एडमिशन किसी सस्ते स्कूल में करा दो जहां कम फीस हो। आप इतने पैसे कहां से लाएंगी? उर्मिला जी उसकी बात सुनकर रोने लगती हैं और कहती हैं कि नहीं बेटा, तेरे पापा का सपना था कि तू बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े और पढ़ लिख कर खूब कामयाब हो। तू पैसों की बिल्कुल चिंता मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। उर्मिला जी और ज्यादा पैसे कमाने के लिए नौकरी से आकर शाम को घरों में काम करती और रात को जागकर सिलाई करती। और प्रिया भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगी थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ साल बाद प्रिया ने एक अच्छे कॉलेज से अपनी बीकॉम कंप्लीट कर ली और एमबीए में एडमिशन भी ले लिया। प्रिया ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी बीकॉम कंप्लीट हो गई है, मैं कोई नौकरी कर लेती हूं जिससे आपको मदद होगी और साथ ही आगे की पढ़ाई भी कर लूंगी। उर्मिला जी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा,
तू अभी बीच में नौकरी के बारे में बिल्कुल मत सोच। तू अपनी एमबीए पूरी कर, उसके बाद नौकरी करना। तब तक मैं हूं ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। प्रिया ने कहा, ठीक है माँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको बिल्कुल भी काम करने नहीं दूंगी। उर्मिला जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू बस कामयाब हो जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 3 साल बाद प्रिया की एमबीए पूरी हो जाती है और अच्छी परसेंटेज होने की वजह से उसे मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब के लिए ऑफर आता है। प्रिया बहुत खुश होकर घर आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए जॉब मिल गई है और उन्होंने मुझे बड़ा सा फ्लैट भी दिया है माँ। उर्मिला जी कहती हैं, बेटा ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी दूर? मैं तुझे इतनी दूर नहीं भेज सकती। तब प्रिया कहती है कि माँ, मुंबई तो बस 3 महीने के लिए जाना है, ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद मेरा यहां गुड़गांव वाली ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर हम दोनों वहां एक बड़े से फ्लैट में रहेंगे। ये सब सुनकर उर्मिला जी मान जाती हैं। 1 हफ्ते बाद प्रिया मुंबई चली जाती है। वहां उसे ऑफिस में अपना एक बड़ा सा कैबिन मिलता है और रहने के लिए एक अच्छा सा फ्लैट मिल जाता है। ये सब देखकर प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो वहां अच्छे से रहने लगती है और सुबह शाम अपनी मां को फोन करके सारी बात बताती है। उर्मिला जी भी दिन में कई बार उसे फोन कर लिया करती थी, जिससे उनका मन लगा रहता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और प्रिया की लाइफ बदलने लगी। वहां का मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कल्चर, क्लब्स, पार्टीज, इन सब का रंग उस पर चढ़ने लगा। उसे वहां मजा आने लगा। उसने अपनी मां को फोन करना भी कम कर दिया, लेकिन उर्मिला जी रोज उसे कई बार फोन करके उसके हालचाल पूछती रहती थीं। इसी तरह 3 महीने बीत गए। उर्मिला जी ने प्रिया से वापस आने के लिए पूछा तो उसने टाल दिया। कुछ दिन बाद उर्मिला जी ने फिर पूछा कि बेटा तू वापस कब आएगी? तब प्रिया ने कहा कि मां, मेरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तब उर्मिला जी ने कहा कि तो ठीक है बेटा, मैं भी वहीं आ जाती हूं। यह सुनकर प्रिया ने मना कर दिया और कहा कि मां, हम 2-3 कलीग्स यहां एक साथ रहते हैं, आप यहां कैसे रह पाएंगी? मैं आपको हर महीने पैसे भेज तो देती हूं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? यह कहकर उसने फोन काट दिया। उर्मिला जी को उसकी बहुत चिंता सताने लगी। प्रिया ने अपनी मां से फोन पर बात करना भी बहुत कम कर दिया। अब वो अपनी मां का ना ही फोन उठाती है और ना ही किसी मैसेज का जवाब देती है। ऐसे ही 1 साल बीत गया। उर्मिला जी दिन रात अपनी बेटी को याद करके रोती रहती थी। उनकी तबीयत अब खराब होने लगी। ज्यादा चिंता करने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा। एक दिन उन्होंने प्रिया को कहा कि बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू मुझसे मिलने आ जा। तब प्रिया ने कहा कि मां, मैं अगले महीने आपसे मिलने आऊंगी, इस महीने मुझे बहुत काम है, आप डॉक्टर को दिखा लो। यह कहकर उसने फोन काट दिया। उर्मिला जी अपनी बेटी को देखने के लिए भी तरस गई थीं। उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। उनसे अब चला भी नहीं जाता था। उनकी सहेली उनका थोड़ा बहुत ध्यान रखती थी, इसके अलावा उनके पास कोई नहीं था। एक दिन उर्मिला जी को सुबह से चक्कर आने लगे और बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन उनके पास कोई नहीं था जो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। उन्होंने प्रिया को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। शाम तक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो जमीन पर लेट गईं और अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन उस समय प्रिया क्लब में पार्टी कर रही थी। उसने अपनी मां का फोन नहीं उठाया। उर्मिला जी ने उसे बहुत फोन किए, मैसेज किए, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दोस्तों ने भी उसे कहा कि तेरी मां का फोन आ रहा है, उठा तो ले। लेकिन प्रिया ने कहा कि अरे छोड़ यार, मां का तो रोज का काम है, हर छोटी बात पर फोन करती रहती हैं, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। उर्मिला जी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और दिमाग की नस फटने की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन प्रिया को रात भर अपनी मां की याद नहीं आई। अगली सुबह जब पड़ोसियों को पता चला, तब उन्होंने फोन करके प्रिया को बताया कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो उसी समय रोते हुए एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन उसे अभी की दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट नहीं मिली। वो किसी तरह रात तक दिल्ली पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मां का अंतिम संस्कार हो चुका था। प्रिया को आखिरी बार अपनी मां को देखना तक नसीब नहीं हुआ। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और अपनी मां से माफी मांगने लगी। प्रिया अब बिल्कुल अकेली रह गई और वो हर दिन अपनी मां को याद करके रोती रहती और हर पल उसे ये एहसास होता कि अगर उस रात वो अपनी मां का फोन उठा लेती तो शायद आज उसकी मां जिंदा होती। मगर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती और ना ही उसका कोई प्रायश्चित होता है। इसीलिए अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखें, उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। मित्रों, आपको आज की यह सच्ची घटना कैसी लगी और इससे आपको क्या प्रेरणा मिली, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप इसी तरह की और भी स्टोरीज सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी स्टोरी मिस ना हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए अनुभव के साथ। जय हिंद।